लेकिन नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। हम जो कहेंगे चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े उसे पूरा करके रहेंगे। बहनों भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। जिस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उस धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। और मैं तो यह मानता हूं कि आजाद भारत में नेताओं ने जनता को जितने आश्वासन दिए हैं, यदि आंशिक रूप से भी अपने आश्वासनों को पूरा कर दिया होता तो आज 15-20 वर्ष पहले ही हमारा यह भारत दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन गया होता। लेकिन नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा हुआ है। मैं यकीनन कहना चाहता हूं, भारत की राजनीति में पैदा हुए विश्वास के संकट को एनडीए ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। हम जो कहेंगे चाहे कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े उसे पूरा करके रहेंगे। बहनों भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भी चुनाव का समय आता था हम लोग घोषणा पत्र जारी करते थे तो हम लोग यह कहते थे हमारी सरकार बनाइए, भारत की संसद में भी हमें स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा। जिस धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है, हम उस धारा 370 को चुटकी बजाकर समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा होगा। इस वादे को हम लोगों ने पूरा कर दिया। हम लोगों ने यह भी वादा किया था कि भारत की संसद में हमको बहुमत मिल जाएगा तो हम ऐसी परिस्थितियां पैदा करेंगे कि अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत हमें रोक नहीं पाएगी। अब अयोध्या की धरती पर भी भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो वादे हम लोगों ने किए थे, हर वादे को हम लोगों ने पूरा किया, मुझे याद है। लेकिन बन गया दो टुकड़े हो गए। लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाइयों ने कहा कि यदि हमारा कोई मुस्लिम भाई पाकिस्तान नहीं जाना चाहता है, हिंदुस्तान में ही रहना चाहता है, हम उसे अपने भाई की तरह साथ रखेंगे, अपने परिवार की तरह उसको रखेंगे। लेकिन पाकिस्तान में जो वहां पर हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, सिख, जैन, बौद्ध कौन ना रह गए थे, उनके साथ किस प्रकार का जुल्म और अत्याचार होता था, इसकी कहानी कभी कभी अखबारों में आपको पढ़ने को मिलती रहती होगी। बहनों भाइयों, इनकी बहू बेटियों के साथ भी जिस तरीके से घिनौनी हरकत की जाती थी, बेइज्जत करने की कोशिश की जाती थी, उसकी भी दास्तां आप लोग अखबारों में पढ़ते रहे होंगे। हम लोगों ने यह सब सारा देखते हुए यह फैसला किया था कि हमारी यह सरकार बनेगी, संसद में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, तो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यदि वहां रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, यदि उनके ऊपर कोई जुल्म ढाया जाएगा और वह भारत में शरण लेना चाहेंगे तो हम उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे। और हम लोगों ने भारत की नागरिकता प्रदान की है। जो कहा है हर वादे को पूरा किया है। जहां तक बिहार का प्रश्न है, बहनों भाइयों, आप ये कह सकते हैं नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 15 वर्षों तक यहां सरकार चली है, क्या हुआ है बिहार में। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं 15 वर्ष नीतीश कुमार जी का, उसके पहले के 15 वर्षों की तरफ भी आपकी नजर होनी चाहिए। लेकिन आप ये कहेंगे विकास तो पहले की अपेक्षा ज्यादा हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। मैं यकीनन कहना चाहता हूं कि इसमें नीतीश कुमार का कोई दोष नहीं है, क्योंकि 2014 के पहले यहां पर
सरकार तो उनकी थी, लेकिन दिल्ली में किसी की सरकार थी तो कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी। बहनों भाइयों, कांग्रेस की यूपीए सरकार को, इस बिहार राज्य को जो सहायता मुहैया करानी चाहिए थी विकास के लिए, ईमानदारी के साथ कांग्रेस की यूपीए सरकार ने वह सहायता नहीं मुहैया कराई। लेकिन 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद बहनों भाइयों, हम लोगों ने संकल्प लिया, चाहे किसी राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो, हम उस राज्य के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वह आवश्यक सहायता हम मुहैया कराएंगे। और 2014 के बाद से ही बिहार में हमारे मोदी जी की सरकार ने सारी सहायता मुहैया कराना प्रारंभ किया और विकास का चक्का भी बिहार में तेजी के साथ चलना उसी समय से प्रारंभ हुआ। जो भी विकास तेजी के साथ हुआ है, ये 4-4.5 वर्षों के अंदर ही विकास यहां पर तेजी के साथ हुआ है बहनों भाई। इसमें नीतीश कुमार जी को अथवा सुशील मोदी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ईमानदारी का तकाजा था कि कांग्रेस की सरकार को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि हम भारत का यदि विकास करना चाहते हैं तो जब तक भारत के सभी राज्यों का विकास नहीं होगा तब तक बिहार राज्य का भी विकास नहीं हो सकता। लेकिन उस समय की सरकार ने भेदभाव किया जहां पर कांग्रेस की सरकारें नहीं थी। वह दंड देना चाहते थे उस राज्य की जनता को कि क्यों आपने गैर कांग्रेसी सरकार बना दी। बहनों भाइयों, वो समय आ गया है और मैं कहना चाहता हूं 2014 में भी अपने घोषणा पत्र में जो हम लोगों ने जनता के लिए जो वादे किए थे उन वादों को भी पूरा किया है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। एक बार लाचारी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा था, क्या करें, दिल्ली से 100 पैसा भेजते हैं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 16 पैसा पहुंच पाता है। यह लाचारी राजीव गांधी जी ने व्यक्त की थी। लेकिन जब मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने भाइयों, तो उन्होंने कहा कि राजनाथ जी, कुछ न कुछ अब हम लोगों को मुकम्मल व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि हम जितना पैसा दिल्ली से भेजें पूरा का पूरा पैसा नीचे पहुंचना चाहिए। पहला काम उन्होंने ये किया, जितने भी परिवार थे सारे परिवारों के बैंकों में खाते खोल दिए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। और आज आप यह महसूस कर रहे होंगे, मैं सारी योजनाओं की मिलने वाली सहायता सब्सिडी की यहां चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन एक योजना की यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं कि खाता खुल जाने के परिणाम स्वरूप यदि दिल्ली से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया चला है बहनों भाइयों, तो 6,000 में एक पैसा भी कम नहीं हुआ है, पूरा का पूरा 6,000 रुपया आपके खाते में पहुंचा। नेता के पास दूरदृष्टि होनी चाहिए, तभी जाकर समस्याओं का समाधान हो पाता है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारत में घर घर में शौचालय होना चाहिए, गरीब माताओं बहनों की भी इज्जत और अस्मत होती है, उसकी भी सुरक्षा करना यह किसी सरकार की जिम्मेदारी होती है। घर घर में शौचालय बनवाने का फैसला हमारी सरकार ने किया और मैं कह सकता हूं बिहार के गांवों में भी अब अधिकांश घरों में शौचालय बन गए होंगे। यदि कहीं नहीं बने होंगे बहनों भाइयों तो अभी बनकर रहेंगे। एक भी ऐसा घर नहीं बचेगा जहां पर कि शौचालय की मुकम्मल व्यवस्था न हो। यह भी संकल्प लिया, हिंदुस्तान में एक भी घर नहीं बचेगा, एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए छत न मुहैया हो जाए। आज अधिकांश परिवारों को पक्का घर मुहैया हुआ है, लेकिन जिन लोगों को नहीं हुआ है, आज मैं यकीन आपको दिलाकर जाना चाहता हूं 2022 आते आते बहनों भाइयों, इस हिंदुस्तान में, बिहार ही नहीं हिंदुस्तान में एक भी परिवार शेष नहीं बचेगा जिसे अपना सिर ढकने के लिए पक्का छत न मुहैया हो जाए। क्या कभी आप कल्पना कर सकते थे कोई ऐसी सरकार भी आएगी जो इस प्रकार के सब सारे काम करेगी? यहां तक कि बिहार का प्रश्न है, बिहार के बारे में बहनों भाइयों मैं जानता हूं आज के कुछ साल पहले, 7-8 साल 10 साल पहले हालत यह थे शायद 2 या 3 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। आज बिहार के हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुल गए।
मेडिकल कॉलेज मुझे बताया गया है कि 11 मेडिकल कॉलेज खुल गए और यहां की सरकार का संकल्प है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। हर जिले में पॉलिटेक्निक खुल गया, हर जिले में ITI खुल गया। पहले कैसे हालात? पहले यहां का नौजवान पढ़ाई लिखाई करने के लिए बिहार छोड़कर दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर हो जाता था, क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं इस बिहार के अंदर होनी चाहिए थी उस प्रकार की शिक्षण संस्थाएं नहीं थी। प्रतिभा पलायन तेजी के साथ हो रहा था। लेकिन आज बिहार का नौजवान यहीं के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना पसंद करता है, यहीं के मेडिकल कॉलेज में पढ़कर वह डॉक्टर बनना चाहता है और अपने राज्य की जनता की सेवा करना चाहता है। सड़क का जहां तक सवाल है, यह सच्चाई आपसे छिपी नहीं है। मैं यह दावा नहीं करता कि सभी जगह सड़कें बन गई, लेकिन हां यह मैं दावा कर सकता हूं पहले से ज्यादा सड़कों का निर्माण हुआ है और बेहतर सड़कों का निर्माण हुआ है। बिजली का जहां तक सवाल है, 5-6 वर्षों पहले ईमानदारी से बतलाइएगा, क्या बहनों यह सच नहीं है कि बिहार के अंदर बिजली या तो आती नहीं थी, आती थी तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए बिजली आती थी। और जब हमारी बात सच हो तो ताली बजाइएगा। क्या यह सच नहीं है? आज सभी को बिजली मुहैया हो रही है बिहार राज्य में, सच है कि नहीं है? तो काम किया है नीतीश जी ने कि नहीं किया है? और सब बात छोड़िए,